नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। कल तक हमने देखा था प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल के जितने भी फैक्ट्स थे, जो भी हमने पढ़ लिए यहाँ पे डिटेल में, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड पार्ट, जो कि है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आग ऐतिहासिक काल। इसमें जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट दिखाना है, जिससे कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देखिए। मैंने रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब यहाँ पे आपको बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में पुरातत्व साक्ष्यों की कमी के आधार वजह से इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। यानी कि ड्यू टू द लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमियों के वजह से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमियों की वजह से हमारे पास जो है, हम इस एज को कहते हैं माइथोलॉजिकल एज और माइथोलॉजिकल एरा। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम इसको पौराणिक काल कहते हैं, माइथोलॉजिकल एज कहते हैं। इस एज के पीपल्स को, इस एज के लोगों को किस किस का नॉलेज था? कॉपर आयरन का नॉलेज था, एनिमल हस्बेंड्री का नॉलेज था, एग्रीकल्चर का नॉलेज था और रूरल अर्बन सिविलाइजेशन का नॉलेज था। हिंदी में बता देती हूँ, इस समय इस युग के लोगों को लौह और ताम्र धातुओं का नॉलेज था, कृषि पशुपालन का नॉलेज था, ग्रामीण नगरीय सभ्यता का नॉलेज था। ठीक है, जैसे कि हमें कॉपर हॉर्ड मिला है कहाँ पर? भाद्रवाद में। हॉर्ड का मतलब होता है संचय। कॉपर हॉर्ड मिला है हमें हैदराबाद में। और बरियल्स, बरियल्स यानी कि जो शवाधन होते हैं, यानी कि शवगार होते हैं, वो हमें बहुत सारे मटेरियल्स के साथ बरीड मिले हैं, विभिन्न सामग्रियों के साथ हमें प्राप्त हुए हैं बरियल्स। जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें मलारी गांव चमोली से और रामगंगा वैली से। ठीक है, और फिर उसके बाद और देख लेते हैं। उत्तराखंड का फर्स्ट मेंशन जो मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का फर्स्ट मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसे कहा गया है ऋग्वेद में लैंड ऑफ गॉड्स एंड कंप्लीट लैंड ऑफ सेजेस, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि, ये कहा गया है ऋग्वेद में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सारे के सारे फैक्ट्स हैं, सारा हमारे माइथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, सारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से उठाया गया है उत्तराखंड का मेंशन। ठीक है, सब हमारे पौराणिक लिटरेचर से रिलेटेड है। बस आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं के निवास के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। फिर स्कंद पुराण में 5 खंडों का मेंशन है, 5 हिमालयन ब्लॉक्स का मेंशन है, 5 हिमालयन खंडों का मेंशन है, जिसमें कौन कौन से खंड है? नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। इन इन 5 में से जो 2 हैं, मानस खंड और केदार खंड, उनका रिलेशन किससे है? उनका रिलेशन है हमारे उत्तराखंड से। मानस खंड और केदार खंड का रिलेशन किससे है? हमारे उत्तराखंड से। ठीक है, माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के एरिया को हम केदार खंड कहते हैं। माया क्षेत्र कौन सा? हरिद्वार। हरिद्वार के एरिया से लेकर हिमालय तक के एरिया को हम केदार खंड कहते हैं। और नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के एरिया को हम कहते हैं मानस खंड। ठीक है, तो और नंदा देवी को कंसिडर किया जाता है डिवाइडिंग लाइन बिटवीन दी मानस खंड एंड केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड के बीच के डिवाइडिंग लाइन हम कहते हैं नंदा देवी को। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हैं, केदार खंड है हमारा गढ़वाल। ओके, और मानस खंड है हमारा कुमाऊं। ओके, केदार खंड है गढ़वाल और मानस खंड है कुमाऊं। पुराणों में उत्तराखंड को एक और नाम से कहा गया, और नामों से पुकारा गया, जैसे कि ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड। कौन कौन से नामों से पुकारा गया है? ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड। जो भी ये नाम है अलग से, उनको आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ही उठ के आ जाते हैं कि उत्तराखंड को इन इन टेक्स्ट में या फिर इन ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और पाली लिटरेचर, बौद्ध साहित्यों की पाली लिटरेचर्स में, पाली लैंग्वेज की लिटरेचर्स में उत्तराखंड को हिमवंत नाम का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, उत्तराखंड के लिए ऑलरेडी हिमवंत नाम का प्रयोग किया गया है पाली लिटरेचर, बौद्ध धर्म की पाली लिटरेचर में। अब पढ़ते हैं गढ़वाल के बारे में। गढ़वाल के बारे में क्या क्या कहा गया है हमारे आग ऐतिहासिक काल में। वैदिक एरा में, वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवंत,
महाभारत में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु और पुराणों में इस क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? वैदिक एरा में हेमवंत, महाभारत में उत्तर कुरु और पुराणों में इसे केदार खंड कहा गया है। ठीक है, उस समय पे एट दैट टाइम दिस एरिया हैज 52 गढ़, उस समय पे इस जगह पर 52 गढ़ होने के कारण 52 गढ़ थे, गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किले। ठीक है, और इन 52 गढ़ों को पवार राजा अजयपाल ने जीता था। अजयपाल ने इन पे विजय प्राप्त करी थी और उस समय के बाद से इस एरिया का नाम गढ़वाल पड़ गया। ठीक है, राजा का इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित करने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा इस क्षेत्र के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देयर वाज अ मेंशन ऑफ 100 गढ़, ऋग्वेद में 100 गढ़ों का मेंशन है, 100 गढ़ों का मेंशन है जो कि किंग संबर के थे। किंग संबर के 100 गढ़ों का मेंशन है और इस राजा संबर के 100 गढ़ों को किसने डिस्ट्रॉय करा था? देवराज इंद्र और सुदास ने। देवराज इंद्र और सुदास ने 100 गढ़ों को डिस्ट्रॉय करा था और वो 100 गढ़ किसके थे? राजा संबर के थे। ये भी बात याद रखिएगा। फिर एक और मेंशन आता है एक नाम का अलकापुरी। अलकापुरी जो थी वो कैपिटल थी कुबेर की, धन के राजा कुबेर की कैपिटल थी और यही इसी को ही निवास स्थान माना जाता है हमारे मनुष्यों के पूर्वज मनु का निवास स्थान। और कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आज क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। कैपिटल ऑफ कुबेर एंड रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर मनु इज कंसिडर्ड एज दी अलकापुरी। और इसके बाद और देख लेते हैं गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा जो कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास है। ये माना जाता है कि जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथ थे वो सब यहीं लिखे गए थे इन गुफाओं में जो कि बद्रीनाथ के पास है। और पढ़ लेते हैं, एक पर्वत है विसन पर्वत, विसोन पर्वत, विसोन ऐसे लिखते हैं। विसोन पर्वत कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पे क्या क्या है? वशिष्ठ केव है, वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है। और ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने के बाद वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं पर निवास किया था। ठीक है, और देखते हैं आगे। देवप्रयाग के पास एक पट्टी है जिसका नाम है सीता निस्यू पट्टी। और ये माना जाता है कि इसी पट्टी से माता सीता धरती की गोद में समाई थी जब उन्हें राम द्वारा या फिर अयोध्या वासियों द्वारा अयोध्या से निकाल दिया गया था। तो माता सीता यहीं पर आकर धरती में समाई थी। कौन सी पट्टी? सीता निस्यू पट्टी। ठीक है, देवप्रयाग में ही एक राम मंदिर भी है। देवप्रयाग में राम मंदिर है और ये माना जाता है कि अपने अंतिम समय में राम जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी, भगवान राम ने। कहाँ पे है? देवप्रयाग में। लक्ष्मण जी ने जहाँ पर तपस्या करी थी वो जगह टिहरी गढ़वाल में है और आज उसे तपोवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तपोवन के नाम से। और देख लेते हैं रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिर्मठ जो कि आज जोशीमठ है। ठीक है, रामायण कालीन बाणासुर का भी इसी राज्य गढ़वाल क्षेत्र से ही संबंध है और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी, जिसे ज्योतिषपुर भी कह सकते हैं, ज्योतिर्मठ भी कह सकते हैं, जो कि आज जोशीमठ है। ठीक है, महाभारत का एक पर्व है जिसमें हरिद्वार से लेकर केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबका मेंशन है। महाभारत के वन पर्व में, कौन सा पर्व है महाभारत का? वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। और केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में क्या किस नाम से कहा गया है? भृंगतुंग। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। केदारनाथ, हरिद्वार से केदारनाथ के एरिया में जितने भी रास्तों में जितने भी स्थल पड़ते हैं उनका सबका मेंशन कहाँ पे है? महाभारत के वन पर्व में। ये भी पूछ लेगा महाभारत के कौन से पर्व में? वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, पांडवों ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा करी थी। माता कुंती और द्रौपदी के साथ पांडवों ने यहीं से स्वर्गलोक गए थे। ठीक है, और महाभारत के वन पर्व में ही इस प्लेस को बताया गया है कि ये प्लेस कुनिंद और कीरतों द्वारा रूल करा जाता था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद, जिन्हें हम कुनिंद भी कहते हैं, और कीरत जातियों का आधिपत्य था। ठीक है, कौन कौन सी? कुनिंद और कीरत जातियां।
और जो कुनिंद राजा थे सुबाहु, उनकी राजधानी थी श्रीनगर। कुनिंद राजा की राजधानी थी श्रीनगर। और राजा सुबाहु ने पांडवों की साइड से महाभारत के युद्ध में पार्ट लिया था। किसने पार्ट लिया था? राजा सुबाहु ने। किसके साइड से? पांडवों की साइड से। और उनकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। सुबाहु के बाद यहाँ के राजा बनते हैं राजा विराट, और उनकी राजधानी है विराटगढ़ी, जो कि किसके पास है? जौनसार एरिया के पास है। और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था उत्तरा। इन्हीं उत्तरा का विवाह हुआ था अभिमन्यु के बेटे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ। उत्तरा का विवाह होता है अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ। और राजा विराट ने भी पांडवों के साथ पांडवों की साइड से महाभारत के युद्ध में पार्ट किया था, और इनकी राजधानी थी विराटगढ़ी। ये सुबाहु के बाद राजा बनते हैं। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बताया जाता है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, यहाँ पर 2 एजुकेशन सेंटर थे। 2 क्या थे? विद्यापीठ थे। कौन कौन से? कण्व आश्रम और बद्रिका आश्रम। और कण्व आश्रम जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कण्व आश्रम फेमस है लव स्टोरी के लिए। किन किन की? शकुंतला और दुष्यंत की। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम के लिए कौन क्या फेमस है? कण्व आश्रम। ठीक है, प्रेम प्रसंग के लिए। किन किन के? शकुंतला और दुष्यंत के। और राजा भरत के जन्म के लिए भी, और इन्हीं के नाम पर हमारे भारत का नाम भरत या भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके जन्म की वजह से? राजा भरत के जन्म की वजह से। वो भी कहाँ होता है? कण्व आश्रम में होता है। और कण्व आश्रम फेमस है प्रेम प्रसंग के लिए। किस किस के? शकुंतला और दुष्यंत के। और यहीं पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। मालिनी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? कण्व आश्रम में। और आज इसी कण्व आश्रम को हम चौका घाट के नाम से जानते हैं। किस घाट के नाम से जानते हैं? चौका घाट के नाम से जानते हैं इसी जगह को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में इस जगह को कभी कभी केदार खस मंडल कहा गया है। केदार खस देश मंडल भी कहा गया है कभी कभी। कहां पर? धार्मिक ग्रंथों में, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी कुछ समय के लिए खस लोगों ने भी रूल किया था। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खसदेश मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदार खंड को खसदेश का पर्यायवाची माना जाता है। और विद्वानों के अनुसार खसों के समय गढ़वाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और खसों के समय गढ़वाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये था हमारा सारा का सारा गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, गढ़वाल का आग ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं आग ऐतिहासिक काल हम कुमाऊं का। कुमाऊं एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग, चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व में, चंपावती नदी के पूर्व में एक पर्वत है जिसका नाम है कांतेश्वर। एक पर्वत है जिसका नाम है कांतेश्वर। और ये टर्टल की बैक शेप का है, मतलब टर्टल की पीठ के समान प्रतीत होता है। और आज इस कांतेश्वर पर्वत को कहा जाता है खांडदेव और कानदेव। और माना जाता है लॉर्ड विष्णु का, जो विष्णु भगवान का कच्छप अवतार था, जो टर्टल का अवतार था, वो उन्होंने यहीं पर लिया था। कहां पर? कौन से पर्वत पर? कांतेश्वर पर्वत पर। कूर्म अवतार और कच्छप अवतार, इसी की वजह से मानस खंड के इस एरिया को हमने कूर्मांचल के नाम से जाना। ठीक है, और प्राकृत में जिसे कुमू कहा गया और हिंदी में जिसे कुमाऊं नाम से जाना गया। पहले ये एरिया चंपावत के आसपास के एरिया को ही हम कुमाऊं कहते थे, पर आज यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जो कि हमें पता है। कुमाऊं का सबसे ज्यादा मेंशन कहाँ पे पाया गया है? मानस खंड में पाया गया है, स्कंद पुराण के। कुमाऊं का सबसे ज्यादा मेंशन पाया गया है, सर्वाधिक उल्लेख पाया गया है मानस खंड में, जो कि स्कंद पुराण में है। वायु पुराण के अनुसार यहाँ पर कीरत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग ट्राइब रहते थे। कौन कौन रहते थे? कीरत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग। और एक और है जिनका नाम है विद्याधर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, शायद 2021 के लोअर पीसीएस में था कि इनमें निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में निवास नहीं करता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन निवास करता था, तो फिर आप ये आराम से पता लगा लेंगे कौन निवास नहीं करता था। तो कीरत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग और कुनिंद और कीरत जातियां गढ़वाल में निवास करती थी। और जाखन देवी मंदिर जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। ये पुष्टि करता है यक्षों के निवास की। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में पुष्टि करता है यक्षों के निवास की। इसके आगे देखते हैं बैनी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग,
बासुकी नाग, ये जो मंदिर हैं ये सारे कंफर्म करते हैं नागों के निवास को। ये सारे मंदिर कंफर्म करते हैं नागों के निवास को। और इन सारे मंदिरों में से सबसे फेमस मंदिर है बैनी नाग, जो कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंसेस्टर ऑफ कीरत, कीरत के जो कीरत पूर्वज थे, कीरत, एंसेस्टर ऑफ कीरत, कीरत के वंशज है ना, कीरत के वंशज, एंसेस्टर नहीं आएगा यहाँ पे, लीनियज, या यहाँ पे आएगा लीनियज, लीनियज देख सकते हैं हम, या पर फैमिली देख सकते हैं, वंशज आएगा यहाँ पे, एंसेस्टर नहीं आएगा, पूर्वज नहीं, वंशज। कीरत के वंशज, वंश को हम लीनियज कहते हैं वैसे इंग्लिश में। कीरत का जो लीनियज है, जो वंशज है, वो आज भी आस्कोट और डोडी हाट में निवास करते हैं। अपन कीरतों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। ठीक है, और आगे बाद की कुमाऊं की जातियों में लेटर कुमाऊं एरिया में खस ने भी रूल किया था, खसों ने भी रूल किया था, और ये उस समय में बहुत पावरफुल थे। और इन्हीं के समय में कुमाऊं में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किसके समय में होता है? खसों के समय में। ठीक है, और ये लास्ट के रूलर्स थे कुमाऊं में, जो लास्ट के रूलर्स थे। इनके बाद एंट्री हो जाती है कुमाऊं में राजपूत किंगों की, इनके बाद एंट्री हो जाती है राजपूत की। ठीक है, खसों के बाद। तो ये था हमारा, ये खसों की वजह से गढ़वाल में भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ था, और खसों की वजह से ही कुमाऊं में प्रचार प्रसार हुआ था। तो गाइज ये था हमारा सारा का सारा आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। कल हम देखेंगे इससे आगे का, जो कि हमारे प्रमुख लेख, फेमस इंस्क्रिप्शंस, वो हम सारे देखेंगे जो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा सारा आग ऐतिहासिक काल। जितने फैक्ट्स हैं सारे एग्जाम में आने लायक है, आपको सारे नोट डाउन करने हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया मैंने, और ना ही कुछ छोड़ा है। जितना भी एग्जाम में आना चाहिए मैंने सब आपको बता दिया। तो फिर आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी के साथ हम आपसे मैं अब आज्ञा लेती हूँ जाने की। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।